सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ अर्पिता परमार और मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। ठगी मामले में जेल से निकले आरोपित को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर दोबारा भेजा जेल। सोशल मीडिया पर पार्षद पति के आपत्तिजनक पोस्ट पर निगम कर्मचारी तालाबंदी कर किया हड़ताल। और कल्याणी पुलिया निर्माण की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। ठगी मामले में जेल से निकले एक आरोपित को सदर थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर दोबारा न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया। जिले में एक रोचक मामला सामने आया है। दरअसल मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल से ठगी का एक आरोपी जमानत मिलने पर बाहर निकला। जैसे ही वह गेट से बाहर निकलकर रोड पर आया, तभी पूर्व से तैनात सदर थाना की पुलिस ने उसे दबोच लिया। गाड़ी में बैठाकर सदर थाना ले गए। वहां से पूछताछ करने के बाद उसे कोर्ट में पेश कर फिर से जेल भेजने की कवायद की जा रही है। आरोपी रजनीश पांडे देवरिया का रहने वाला है। उसने बताया कि 3 महीने से वह जेल में था, जमानत पर बाहर निकला, फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैतपुर ओपी की पुलिस ने उसे ठगी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस पर 4.8 लाख रुपए गबन करने का आरोप था। प्रकाश कुमार ने FIR दर्ज कराया था। इसी आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई थी। वहीं सदर थाना में वर्ष 2021 में उसके खिलाफ ठगी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें बंदूक और पिस्टल का लाइसेंस दिलाने के नाम पर 5.75 लाख रुपए ऐंठने का केस दर्ज हुआ था। दरोगा जैनेन्द्र झा ने बताया कि केस के IO मनोहर कुमार है। सूचना मिली थी कि वह जमानत पर बाहर निकल रहा है। दरोगा देवव्रत कुमार के साथ वे लोग जेल गेट के बाहर तैनात हो गए। जैसे ही आरोपी गेट से बाहर निकल कर आया, उसे दबोच लिया गया। उस केस में उसे जेल भेजा जा रहा है। 2021 में जो है एक केस मेरे यहाँ हुआ था 7821। इसी कांड में जो है रजनीश कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है और ये ठगी का मामला है। 420 फर्जरी किया था। इसी में इसको SI देवव्रत कुमार जी के द्वारा जो है गिरफ्तार कर इसको मनोहर जी, इसमें IO हैं मनोहर, वही जेल भेजा गया है इनको। क्या बोलकर पैसा लेते थे? इसमें बंदूक के नाम पर जो है, लाइसेंस के नाम पर फर्जी जो है ये कहता था कि हम लाइसेंस बना देंगे और इसी कंसर्निंग में जो है केस रजिस्टर हुआ था 21 में और ये भागे फिरे चल रहा था और एक कांड में गिरफ्तार था। फिर सूचना मिली कि जो ये बाहर आ गए हैं, फिर इनको गिरफ्तार करके जो है। ये पहले जेल में ही थे? हाँ, जेल में था। और कब इनकी रिहाई हुई जेल से? ये तो नहीं मालूम है कि कब रिहाई हुआ, लेकिन कई कांडों में जो है इसमें कई कांड दर्ज है और ये ठगी का काम बहुत दिनों से करता है। और जैसे प्रकाश में आया मामला कि 5-6 कांड इस पर दर्ज है। तो मेरे यहाँ 7821 एक कांड था 2021 में दर्ज हुआ था और इसी में जो है रजनीश कुमार पांडे की गिरफ्तारी हुई। इधर आरोपी रजनीश कुमार पांडे ने बताया कि बीते फरवरी माह में जैतपुर थाना की पुलिस द्वारा उसे जेल भेजा गया था। कल शाम वह जमानत पर जेल से छूटकर जैसे ही बाहर आया, उसी दौरान सदर थाना की पुलिस ने उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। वहीं आज पूछताछ के बाद न्यायालय में प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है। 420 के ही मामले में गए थे। क्या मामला बताइए? वही पैसे का लेन देन था। कितने लिए थे? बस प्रकाश कुमार से। कितना लिए थे? 4,80,000। क्या बोलकर लिए थे? वही वो लोग उन्हीं लोगों का काम करते थे, जिस हिसाब से वो लोग अपना भेजता था वहाँ हम पैसा जाके दे आते थे। मेरे अकाउंट से पैसा लोग डालता था और बोलता था कि फलाने को इतना पैसा दे दो, उतने को पैसा दे देते थे। यही है। पहले कौन जेल भिजवाया था? पहले प्रकाश कुमार। अच्छा, आप जेल खट लिए? कितना दिन खटे? 3 महीना। 3 महीने बेल हो गया? जी। कौन थाना से जेल गए थे? जैतपुर ओपी से। फिर निकले कब, कैसे? कल ही निकले। कल निकले तो क्या हुआ? कल निकले तो गेट पर आए थे, ये लोग छाप लिया जेल गेट? जी। पकड़ लिए? जी। क्या बोले? जी चलो सदर थाना ले चलते हैं, तुम सदर थाना में तुम्हारे नाम पर ये। बड़ी खुशी खुशी आप निकले होंगे? जी, बड़ी बहुत खुशी से निकले। और फिर जेल जा रहे हैं? फिर जेल जाए। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अफसोस हो रहा है? अफसोस तो होगा। करते क्या थे आप? हम तो अथी हैं, क्या बोलते हैं कि एग्रीकल्चर का धंधा है मेरा।
खेती बाड़ी अपना है, ट्रैक्टर वगैरह, हाँ ट्रैक्टर वगैरह सब अपना चलता है। हथियार अवैध तरीके से लोगों को दिलवाते हैं? जी नहीं, ये हमारा धंधा नहीं। कौन दिलवाता है जी वो उसके बारे में हम कुछ आपको डिटेल्स नहीं बताएंगे, वो लोग वही लोग जाने किससे लेता है क्या। कौन लोग जानेंगे? कौन लोग जानेंगे? जी वही जो लोग अपना ये सब अथी करते हैं, हमारा इसमें कुछ प्रकार का ये नहीं है। उनको तो आप जान रहे हैं ना? जी ना, उनको वो तो सर हमेशा थी कि बदल के आदमी बदल करके बोलते थे पैसा उसको दे दो, उसको दे दो, हम देते थे। हम कौन बोलते थे पैसा लेन देन के लिए, इधर उधर करने के लिए? नाम उनका क्या है? जी नाम उनका यही जो भेजे हुए थे जेल, वही। हेलो जी पैसा जो किए हैं सर, पैसा जो डालते थे। आपका काम क्या था उसमें, आप क्या करते? हमारा खाली पैसा निकाल के दे देना काम था। किसको? अथी आदमी को, जिसको बताते थे कि फलाना को पैसा दे दीजिए तो पैसा। पदाधिकारी वगैरह को? पदाधिकारी आम आदमी को। कितना रकम आप देते थे मिनिमम? वही 25,000 50,000 इस प्रकार से करके। सोशल मीडिया पर पार्षद पति की आपत्तिजनक पोस्ट के बाद निगम कर्मचारी संघ ने तालाबंदी कर हड़ताल किया। वार्ड संख्या 29 के पार्षद रंजू सिन्हा के पति संजय कुमार के द्वारा सोशल मीडिया पर निगम कर्मचारियों के विषय में अपशब्द लिखे जाने के विरोध में नगर निगम कर्मचारी संघ के सभी सदस्य निगम में तालाबंदी कर हड़ताल पर चले गए। हड़ताल पर जाने से पहले निगम कर्मियों ने निगम सभागार में एक बैठक की। बैठक में सर्वसम्मति से पार्षद पति संजय कुमार पर जब तक प्राथमिकी नहीं की जाएगी तब तक हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। नगर निगम कर्मचारी संघ के महामंत्री सत्येंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 7वें वेतनमान की मांग को लेकर कर्मचारियों के द्वारा बंद का आह्वान किया गया था, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर वार्ड 29 के पार्षद प्रतिनिधि संजय कुमार के द्वारा कर्मचारियों के लिए अपशब्द का प्रयोग किया गया, जिससे राहत होकर सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। जब तक संजय कुमार पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। हमने तो दिया था 6 तारीख से और संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से हमारे संगठन का हड़ताल होना था, लेकिन वार्ड पार्षद 29 के पार्षद पति संजय कुमार सिन्हा द्वारा कल शाम में एमएमसी ग्रुप पर पूरे नगर निगम के कर्मचारियों को गाली दिया गया, अशोभनीय बात बोला गया, जिस कारण से कर्मचारी आक्रोशित होकर के अचानक आज हड़ताल में चले गए। पूरा ताला बंद कर दिया और तब तक हड़ताल पर रहेगा लोग जब तक संजय कुमार सिन्हा का गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, कर्मचारियों को सम्मानजनक समझौता नहीं हो जाता है। लोगों के संबंध में ज़रूर एक ज्ञापन का प्राप्त हुआ है कि हम लोग अरियर काफ़ी 16 साल के विलम्ब से दे रहे हैं और इससे कर्मचारियों में थोड़ी नाराज़गी है, उसको रिजॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। पार्षद पति गिरफ्तारी की मांग कर रहा है जी, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं। समरनालय कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी ने जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक कर कई जरूरी निर्देश दिए। समरनालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में शनिवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में जल एवं स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागीय निर्देश के आलोक में किए जाने वाले कार्य और प्रस्ताव पर विस्तृत विचार विमर्श किया, साथ ही उसके क्रियान्वयन के दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वहीं बैठक में स्वस्थ भारत मिशन, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत ODFS एवं ठोस तरल एवं कचरा अवशिष्ट प्रबंधन से संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में उप विकास आयुक्त मुजफ्फरपुर आशुतोष द्विवेदी, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम निदेशक DRDA चंदन चौहान, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी DPM जीविका सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। अधिकारी मुजफ्फरपुर के कार्यालय कक्ष में उनकी अध्यक्षता में जिला जल स्वच्छता समिति के तत्वाधान में एक बैठक की गई, जिसमें अपने ज़िले में चिन्हित 50 पंचायतों में जहां सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य चल रहा है, इसमें से बहुत सारे पंचायतों में शुरू भी हो गया है और जिन पंचायतों में
ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का कार्य शुरू करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके समाधान के दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश उप विकास आयुक्त को जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। इसके अलावा सामुदायिक शौचालय के निर्माण की क्या प्रगति है और जिला जल स्वच्छता समिति से संबंधित और विभिन्न बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए। सदर अस्पताल में इमरजेंसी में मरीज को देखते समय अचानक डॉक्टर एसके चौधरी बेहोश हो गए, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब मरीज को देखते देखते डॉक्टर एसके चौधरी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। आनन फानन में उन्हें बेड पर लेटाकर इलाज शुरू किया गया। खबर फैलते ही सदर अस्पताल के सिविल सर्जन समेत सभी अस्पताल कर्मचारी उनसे मिलने के बाद थोड़ा राहत की सांस ली। आपको बता दें कि शनिवार की सुबह 8 बजे से ही वह सदर अस्पताल में इमरजेंसी में मरीज को देख रहे थे। लगभग 65 मरीज को देखने के बाद उनका तबीयत बिगड़ने लगा। इस दौरान खांसी के साथ साथ ब्लड भी गिरने लगा, जिसके बाद आनन फानन में मौजूद कर्मचारियों ने अस्पताल के इमरजेंसी में बेड पर लेटाकर इलाज शुरू किया। शाम 5 बजे के बाद उनकी तबीयत में थोड़ी सुधार आई। इसके बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। इमरजेंसी में तैनात नीलेश कुमार ने बताया कि बीते कुछ दिनों से उनका तबीयत थोड़ा खराब चल रहा था। आज दोपहर अचानक तबीयत खराब हुआ। इलाज चल रहा है, पहले से बेहतर है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चल सकेगा कि उन्हें क्या हुआ है। वहीं अस्पताल परिसर में कई तरह की अफवाह उठती रही। कुछ लोगों ने कहा कि काफी गर्मी के कारण उस तरह का घटना हुआ है। जब वह मरीज को देख रहे थे तो काफी भीड़ था और काफी गर्मी भी थी। एकाएक मरीज देख रहे थे सर और अचानक उनको खांसी आया। उसके बाद मुंह से हल्का हल्का ब्लड आने लगा तो हम लोग लेके इमरजेंसी में भर्ती किए, ऑक्सीजन दिए और फिलहाल ट्रीटमेंट में है सर। अभी क्या स्थिति? अभी तो ठीक है, ऑक्सीजन लेवल कुछ कम था तो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तो कुछ ऑक्सीजन मेंटेन में है अभी। सिविल सर्जन की सूचना दी गई है? हाँ, उससे सर भी आए थे और देखे भी, जो जितने भी डॉक्टर थे सब आए थे, सर से मिले, देखे और फिलहाल अभी सुधार में है, फिलहाल ट्रीटमेंट में रहेंगे सर। परिजनों को इस चीज़ की जानकारी दे दी? हाँ दे दी गई। कल्याणी पुलिस की डेडलाइन खत्म हो जाने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। नतीजा यह है कि मोती झील में आज भी भारी जलजमाव रहा। कल्याणी में पुलिया निर्माण की डेडलाइन खत्म हो गई है, लेकिन हाल यह है कि यहाँ काम भी शुरू नहीं हुआ है। इस बीच कल्याणी से लेकर मोती झील का सड़क जल जमाव में डूबा हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा लोग यहाँ गिरकर चोटिल हुए। मुख्य बाजार होने से यहाँ का पूरा कारोबार भी चौपट हो गया है। इस पुलिया निर्माण से आम लोग काफी परेशान हैं। वहीं इन सवालों पर नगर आयुक्त ने कहा कि ट्रैफिक संपूर्ण रूप से बंद कर पुल निर्माण करना था, लेकिन ट्रैफिक विभाग से पुलिस बल की नियुक्ति नहीं होने से पुल निर्माण में विलंब हो गया है। निर्माण कार्य जल्द ही पूरा हो जाएगा। संपूर्ण रूप से बंद करके ही काम होना था, परंतु किसी कारण ट्रैफिक विभाग से जवानों की प्रतिक्रिया नहीं हो पाई, इसलिए काम शुरू नहीं हो पाया था। और उसके बाद भी जनता से अनुरोध होगा कि अगर नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य के लिए बन गया तो उसको माना जाए, क्योंकि आने जाने के क्रम में दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जब मैन एट वर्क या कार्य चल रहा हो कार्यस्थल पर, तो कृपया उसको उस स्थल से उचित दूरी बनाए रखें और इस तरह से निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण होगा और गुणवत्तापूर्ण निर्माण होगा। पहली बार मुजफ्फरपुर में मेकशिफ्ट नाले का निर्माण किया जा रहा है, तो जी जो बनता था उसमें जी इसमें है कि एक हमने जो सामान्यतः कलवर्ट बनाने का प्रोसेस है उसमें लगभग 1-2 माह का समय लग जाता है। और मोती झील जैसे व्यस्त कमर्शियल इलाके में हम लोग अगर 2 माह के लिए रोड बनाएंगे तो व्यापारियों को भारी नुकसान होगा। तो इसलिए हम लोगों ने एस्टिमेट में ही बनाया हुआ नाला, उसको हम लोग खंड खंड में बना हुआ, उसको क्योरिंग किया हुआ वो नाला आता है ना, उसको वो थोड़ा उसमें 35% कॉस्ट ज़्यादा रहती है, लेकिन ये रहता है कि 3 से 4 दिन में उसको आप खोद कर पीसीसी करके उसको निर्माण करके ऊपर रोड मोटरेबल कर दीजिए। इसके क्या है कि जो आपका व्यावसायिक इलाका है, खासकर शहरी क्षेत्र में, इससे क्या है कि जो रोड आपको 2 माह के लिए बंद करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ता है। जैसे बुडको ने किया था, लगभग 2 माह तक समय लग गया था। तो हम लोगों का प्रयास है कि स्मार्ट सिटी के निर्माण कार्य से हमारे व्यापारी वर्ग को और खासकर हमारी आम जनता को किसी प्रकार ज़रूर मतलब किसी प्रकार की तो नहीं, लेकिन मिनिमम जितना असुविधा हो उतना प्रयास रहता है। और
पर्यटकों की कोई योजना है कि निश्चित इस्तेमाल होगा? जी, ये हम लोग पहली बार मुजफ्फरपुर में इस तरीके का प्रीकास्ट कलवट हम लोग ढाल रहे हैं और इसका निश्चित ही सुखद प्रयोग रहेगा। ये पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर एक पीड़ित महिला ने आईजी से मुलाकात कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पड़ोसी की प्रताड़ना और मारपीट से तंग आकर एक महिला और उसका परिवार शनिवार को आईजी से मिलकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। मीनापुर थाना क्षेत्र के खड़हर गांव निवासी अनीता देवी ने आईजी को आवेदन देकर पड़ोस के ही गीता देवी, उमेश प्रसाद और उसके परिवार पर आरोप लगाया है कि उन लोगों के द्वारा बार बार मारपीट की जाती है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। कई बार उन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट भी की और जान से मारने की कोशिश की है। उल्टे उन लोगों ने हम लोगों पर मुकदमा किया है। साथ ही मीनापुर थाना उन लोगों के बातों पर हम लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रहे हैं, हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोग आज आईजी से न्याय के लिए मिले हैं। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग इसी आईजी कार्यालय में पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। हमारा मामला है कि उल्टे हमारे साथ मारपीट किया और हम आवेदन दिए थाना में, मीनापुर थाना में। उस पर एफआईआर भी हुआ है। उसको एफआईआर को डीएसपी साहब यहाँ जाके वो लोग दमंग है, छटवा दिया नाम और बेल करवा लिया। उसके बाद हमको साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। हम आईजी साहब को आवेदन दिए तो आईजी साहब ने री सुपरविजन निकाले। उसके बावजूद उसको मालूम हुआ कि री सुपरविजन निकला है। उसके बाद से एक कोर्ट में केस किया है जो हमने किए थे। झूठा मेरा 12 साल के अंकित कुमार लड़का है, उसका किया है, नाम रख दिया है। एगो नमिया देवी मेरी सास 80 साल के, उसको भी नाम रख दिया है। कोर्ट में कर दिया है एगो केस। एगो और कहाँ आए हैं? जी आज आईजी साहब से मिलने आए हैं। क्या मांगे आप लोग आईजी साहब से? यही मांगे कि झूठा मुकदमा करते जा रहा है वो लोग और उस पर थाना पुलिस जो है मीनापुर हमको तबाह कर रहा है। रात के रात भी दौड़ता है, दिन के दिन भी दौड़ता है और कह रहा है तुमको जेल भेजना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और फर्द बयान कराया है मेडिकल से झूठे और मेरा लड़का का आरोप लगा रहा है। मेरा 80 बरस के सास है नमिया देवी और अंकित कुमार, दोनों का उसमें नाम रख के आरोप लगा रहा है झूठे और हमको तबाह कर रहा है। पूरे सब मिल करके उल्टे मारता भी है और उल्टे हम पर मुकदमा करते जा रहा है। हम न्याय के लिए एसपी साहब के यहाँ गए मिलने, वहाँ भी आवेदन दिए हैं 200 बार और आईजी साहब यहाँ 3-4 बार भी मिले हैं, लेकिन मेरा न्याय नहीं मिल रहा है। और अतः श्रीमान से यही करेंगे कि आत्मदाह कर लेंगे यहीं पर। यहाँ रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर आईआईटी, जेईई, एम्स, नीट, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरियागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open.
and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कचारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावा इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है। और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के ज्वाइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें। और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है। आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है।
स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारे। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616। हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए, वो काफी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीजें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली सावित्री, चमकी यानी दिमागी बुखार के बारे में जानती है? सुने तो है, पर भैया इस बीमारी से बचा कैसे जाए? बच्चा लोग को रात में सोने से पहले भरपेट खाना खिलाना, सुबह बच्चों को देखना कि बच्चा में चमकी का कोई लक्षण तो नहीं है, बच्चों को तेज धूप से बचाना, दिन में 2 बार स्नान कराना। और कुछ? गर्मी के दिन में बच्चा लोग को ORS या नींबू चीनी पानी का घोल पिलाना चाहिए। बच्चों को इससे बचाया जा सकता है और इसका इलाज संभव है, लेकिन इलाज समय पर होना चाहिए। बच्चा बुतरू में लक्षण दिखे तो तुरंत अपने गाँव की आशा ANM को खबर करना चाहिए और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से सलाह लेना चाहिए। सतर्कता और एहतियात रखें, चमकी को दूर भगाएं। पढ़ने को बोलते हो तो पढ़ते हैं, बोलते हो तेज धूप में मत खेलो तो नहीं खेलते, बड़ों के पैर छुओ तो छूते हैं। हम आपकी सब बात मानते हैं, गर्मियाँ लौट आई हैं, अब आप भी हमारी एक बात मानो। चमकी बुखार को पहली धमकी। रात सोने से पहले बच्चों को खाना जरूर खिलाओ। चमकी को दूसरी धमकी। सुबह खुद जागो तो बच्चों को भी उठाओ, कहीं बेहोशी या चमक तो नहीं। चमकी को तीसरी धमकी। बेहोशी या चमक दिखते ही 102 पे फोन करके एम्बुलेंस बुलाओ या नजदीकी गाड़ी से तुरंत अस्पताल ले जाओ। तो फिर कर लो कमर, उठा लो लाठी, चमकी को धमकी देने की कर लो तैयारी। मैं पूरे जिले वासियों से अपील करना चाहता हूं कि ये महीने जो विशेष रूप से मई और जून के महीने होते हैं, इसमें प्रायः पिछले वर्षों के जो अनुभव रहे हैं, चमकी के काफ़ी मामले आते हैं और जो मुख्य रूप से प्रभावित लोग होते हैं वो बच्चे हैं। और इनको समय पर चिकित्सा मिलना और इनको ये चमकी बुखार न हो, ये सारी व्यवस्था सुनिश्चित करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायत में इसको लेकर जागरूकता के अभियान चलाए जा रहे हैं। उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है कि ये महीने मुख्य रूप से गर्मी के होते हैं, बच्चों को यथासंभव धूप में न निकलने दिया जाए, बच्चों को कुछ न कुछ खिला करके ही सुलाया जाए। बच्चों को सुबह यदि जगने में लेट होता है तो तुरंत उसको देखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्यों नहीं जग रहे हैं। और यदि थोड़ा सा भी संदेह होता है कि बच्चों को कोई बुखार या चमकी के लक्षण या हाथ पैर में ऐंठन या कोई भी ऐसी स्थिति जो कि साधारण नहीं है, सामान्य नहीं है, तो पेरेंट्स को तुरंत ध्यान देना है और नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बिना समय जाया किए हुए ले जाना है। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहूँगा कि बिना समय जाया किए हुए, क्योंकि
इसमें हम लोगों ने पाया है कि वैसे बच्चों में जिसमें चमकी बुखार के लक्षण पाए गए, यदि उनको समय हम लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ला करके चिकित्सा दी है तो उनको अच्छी तरीके से बचाया जा सकता है। आवश्यकता होने पर उनको मेडिकल कॉलेज भेजा जाता है और नहीं तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही उनकी प्राथमिक चिकित्सा करके उन्हें ठीक कर दिया जाता है। तो यह आवश्यक है कि यदि कोई भी इस तरह के लक्षण मिलें तो तुरंत हम लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क करें। दूसरी बात यह है कि यह मामला आने ही नहीं दें और इसके लिए आवश्यक है, जैसा मैंने बताया, कि बच्चों को धूप में न निकलने दिया जाए, सड़ी गली या हवा में खुली हुई खाद्य सामग्री से परहेज किया जाए, रात में निश्चित रूप से कुछ खिलाकर सुलाया जाए, यथासंभव मीठा खिला करके सुलाया जाए और यह प्रयास किया जाए कि बच्चे गर्मी से दूर रहें। इसके बावजूद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और सारी चिकित्सा व्यवस्था जो हमारी है, सभी लोगों को पूरी ट्रेनिंग दी जा चुकी है, सभी लोग तत्पर हैं। हर एक गांव में हमारे पदाधिकारी जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सभी लोगों के पास अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र का, ANM दीदी का, आंगनबाड़ी सेविका का और आशा दीदी का नंबर आपके पास रहना चाहिए कि यदि आवश्यकता हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकें। सरकार के स्तर पर यदि आप यह भी सुविधा दी गई है कि यदि आप किसी भी वाहन से अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आते हैं तो उस वाहन की राशि सरकार के द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो एक बार मैं पुनः अपील करना चाहता हूं कि चमकी बुखार को दूर भगाना है, मुजफ्फरपुर को इससे बचाना है और इसके लिए आप सभी का सहयोग, सभी की जागरूकता आवश्यक है। इसलिए आप लोग मिल करके, हम लोगों के साथ मिल करके चमकी बुखार को दूर भगाने में और इससे हम लोग इसको बिल्कुल इस साल न आने दें और यदि केस आते भी हैं तो तुरंत हम उससे चिकित्सा करके ठीक कर सकें। इसमें आप सभी की भागीदारी अपेक्षित है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। तिलक मैदान रोड स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव को लेकर अहम बैठक की गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष और बिहार चुनाव प्रभारी शामिल हुए। कांग्रेस के सांगठनिक चुनाव को लेकर शनिवार को जिला कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और बिहार चुनाव प्रभारी प्रदीप कुमार उपस्थित रहे। इस बैठक में पार्टी को मजबूत बनाने और ब्लॉक स्तर से जिला स्तर तक चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा की गई। इस दौरान बिहार चुनाव प्रभारी प्रदीप कुमार ने बताया कि सितंबर महीने में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले पूरे देश में प्रदेश कमेटी की चुनाव प्रक्रिया चालू है। इसी को देखते हुए आज मुजफ्फरपुर में बैठक की गई है। पहले ब्लॉक स्तर पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी, उसके बाद जिला स्तर पर फिर प्रदेश स्तर पर चुनाव संपन्न कराया जाएगा। हम लोगों का प्रयास है कि शांतिपूर्ण तरीके से ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक की चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो। इस समय विभिन्न राज्यों में कांग्रेस की संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चली गई है। हमारा लक्ष्य है कि हम सितंबर तक इस सारी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और फिर सितंबर में अक्टूबर में हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। तो उसी संदर्भ में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे संगठनात्मक चुनाव है जिलों में ब्लॉक स्तर पर, वही प्रक्रिया के चुनाव के संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं। हमारे विभिन्न चुनाव अधिकारी जो जिला डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रक्रिया को पूरा करेंगे वो यहाँ आए हुए हैं। उसी संदर्भ में आज यहाँ पर एक बैठक है इस पूरे संभाग के। तो मुख्य उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, ब्लॉक स्तर से जिला स्तर और प्रदेश स्तर। तो पहले ही चले हम ब्लॉक और जिला स्तर के संगठन की चुनाव की प्रक्रिया, सहमति प्रक्रिया को उसी में हम लोग आए आज, उसी के संदर्भ में ये करें। जी, मैं प्रदीप टमटाऊ, मैं इस राज्य का चुनाव अधिकारी हूँ। मेरे साथ नरेश जी हैं, हमारे डॉक्टर नरेश कुमार जी, ये मेरे साथ APRO सहायक चुनाव अधिकारी है। हम इस प्रक्रिया को देख रहे हैं और हमारे दूसरे राज्यों से विभिन्न चुनाव, हर जिले में एक चुनाव अधिकारी नियुक्त है, वो मिल करके जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही बढ़ती महंगाई पर भारत सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई अपने चरम सीमा पर है, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। सभी लोग विकास के मुद्दे को छोड़कर किसी और मुद्दे पर बात कर रहे हैं।
वहीं उन्होंने जाति जनगणना का समर्थन किया और कहा कि हम लोग जाति जनगणना पर सरकार के साथ हैं। का जो आलम है वो तो आप जानते ही हैं। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़ने के चलते कोई भी ऐसा आवश्यक वस्तु नहीं है जिसकी कीमत में बेतहाशा वृद्धि न हो रहा हो, और उससे महंगाई चरम सीमा पर है। सरकार अपने आप में मस्त है, अपने आप में दोनों जो आपसी एनडीए के घटक हैं आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन प्रति उनको कोई मतलब नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप बेहतर जानते हैं, जिस शहर में रह रहे हैं आप देख ही रहे हैं। ये है कि ये जातीय समीकरण की बातचीत, जनगणना की बात जो लगातार चल रही है, राज्य सरकार द्वारा की जा रही है, और पहले से इच्छुक नहीं थे लोग, अभी अविलंब स्टार्ट कर दिया जातीय जनगणना के मामले में। इससे पहले ही 3-4 महीना पहले हर एक दल के लोग माननीय प्रधानमंत्री से मिले थे, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और वो अपनी बात बताए थे। उन्होंने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 6 महीना बीत जाने के बावजूद भी लगता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो पुनः 1 तारीख को बैठक हुई है, उसमें क्या निर्णय हुआ मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके पक्ष में भी अपना जो निर्णय होगा या उन लोग जो निर्णय लिए होंगे उसके पक्ष में जो ये होना चाहिए। आप लोग इससे क्या माने? उसमें मेरे पार्टी के लोग प्रतिनिधि थे, और पहले भी थे, और 1 तारीख को भी थे। साफ जाहिर है अगर हम लोग नहीं रहते तो हमारे यहाँ प्रतिनिधि उसमें नहीं जाते, अगर उसमें गए और निर्णय के साथ हैं तो बिहार में जल्द ही मिनी डीजल बसों की जगह नई सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा, जिसकी जानकारी ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद ने दी। बिहार में जल्द ही मिनी डीजल बसों की जगह नई सीएनजी बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग इसके लिए अधिकतम 7.50 लाख रुपए का अनुदान दे रहा है, जिसके लिए डीजल बस संचालकों से आवेदन मांगा गया था। परिवहन विभाग के अनुसार अभी तक 50 आवेदन आए हैं, जिसमें से 43 का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा किया गया है। सभी सीएनजी बसें 24 सीटर होगी, जो एक ही रंग एक ही डिजाइन की रहेंगी। परिस्थापन संबंधी स्वीकृति पत्र का वितरण जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए जिला परिवहन के पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। नई बसें लेने के बाद यदि बस संचालक शहर के क्षेत्र में पुरानी डीजल बस चलाते पकड़े गए तो उनसे भुगतान की गई अनुदान राशि वसूल की जाएगी। इसके लिए विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। इसे लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने कहा है कि लोन लेकर ट्रांसपोर्टर बस सेवा दे रहे हैं। सरकार का इस मनमाने कानून को लेकर ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन का पक्ष नहीं लिया गया, जिसका विरोध किया जाएगा। सरकार का मंशा तो ठीक है, इन प्राइवेट ऑपरेटर के प्रति मंशा ठीक नहीं है। मतलब ये कि जो गाड़ी अब 23 लाख का है, 2 करोड़ का गाड़ी कैसे खरीदेगा? 23 लाख के तो भरपाई नहीं कर रहा है, किस्ती का गाड़ी है। 2 करोड़ गाड़ी खरीदने के लिए उसके लिए बहुत, जो सीएनजी गाड़ी जो चला रही है बस सरकार के तरफ से या इलेक्ट्रिक बस, उसमें मात्र यहाँ से पटना जाने में 400 रुपया खर्च, वो तो रेट घटावे। बिहार सरकार न टैक्स देती है, न इंश्योरेंस है, न फिटनेस है, न बस स्टैंड का भाड़ा लगता है, न कुछ। हमको तो सब चीज़ दे के और पैसा लोगों के बीच में नौकरी रोजी रोजगार दे रहा। हम बिहार सरकार से मांग करते इंडस्ट्री का दर्जा देना। अभी टेक्सटाइल के लिए हो रहा है कि 10 करोड़ रुपया देंगे, ट्रांसपोर्टर के लिए क्या हो रहा है? हम तो रोड पर आ गए। सरकार को चाहिए, हर स्टेट दिया है साल भर का टैक्स माफ़ी का, लेकिन बिहार सरकार नहीं की है। हर बात में ट्रांसपोर्टर को कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। अभी पटना में सरकार की गाड़ी गांधी मैदान, हमको 15 किलोमीटर बाहर, पैसेंजर होगा क्या? खुद जनता इस पर फैसला करे, जनता को कितना कष्ट हो रहा है। सरकार दोनों तरफ सोचना चाहिए, हम जनता के लिए और सरकार के लिए, लेकिन सरकार मेरे लिए भी उनको दिल में थोड़ा दर्द होना चाहिए
हम सरकार के प्रति कोई विरोधाभास नहीं है, हमारे प्रति ऐसा क्यों है? ऐसे पर सरकार भाड़े में वृद्धि 80 रुपये का रेट था, 105 रुपये तक हुआ, तो वृद्धि नहीं किए, जो था वही है। इसलिए हम तो आग्रह करेंगे, मेरे पास इंश्योरेंस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल पूरे होने पर शहर में पदयात्रा निकाली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने के अवसर पर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी की किसान प्रकोष्ठ के द्वारा 8 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत छाता चौक से पद यात्रा और आभार यात्रा निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद खुदीराम बोस स्मारक पर सभा में तब्दील हो गई। वहीं जिलाध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 8 साल बेमिसाल रहा है, जिसके तहत जिले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पद यात्रा एवं आभार यात्रा निकाली गई है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रधानमंत्री की सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के केंद्र के सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण पर्व के रूप में एक पखवाड़ा के रूप में मना रही है, जिसमें आज हम लोग किसान मोर्चा के द्वारा पदयात्रा का आयोजन किया गया है और एक यहाँ पर आभार सभा का आयोजन किया गया है। इसमें हम लोगों के बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जा रहे हैं और विभिन्न मोर्चों के मार्फत से विभिन्न लोगों के बीच, आज किसानों के बीच हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। आने वाले दिनों में महिलाओं के बीच केंद्र सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं, इस उपलब्धियों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। केंद्र सरकार के द्वारा जो विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थलों पर जो लाभान्वित लोग हुए हैं, उनको जागरूक करने का हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं और आने वाले 14 जून तक हम लोग इस कार्यक्रम को निरंतर दिन प्रतिदिन चलाएंगे और 14 तारीख को अंतिम दिन एक विशाल जनसभा, इसके समापन समारोह के लिए हम लोगों ने आयोजन किया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर मारवाड़ी युवा मंच की सांस्कृतिक शाखा की ओर से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेड़ पौधों की हरियाली, इसमें छुपी है हमारी खुशहाली संकल्प के साथ शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मारवाड़ी युवा मंच की संस्कृति शाखा सदस्यों के द्वारा मिठनपुरा स्थित जिला स्कूल परिसर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस दौरान शाखा के सदस्यों के द्वारा रंग बिरंगे फूलों का पौधा लगाया गया है। कार्यक्रम संयोजिका सीमा केडिया ने कहा है कि वृक्ष है तो हरियाली है तो मनुष्य धरती पर है। जो पेड़ पौधों को करोगे नष्ट, ऑक्सीजन कम मिलेगा और सांस लेने में होगा कष्ट। पर्यावरण के 4 जून को मैं पर्यावरण दिवस पे 2 पेड़ लगाई हूँ। मैं रोंगी, पानी की यहाँ व्यवस्था की गई है, पानी दूंगी। क्या संकल्प लिए हैं पर्यावरण दिवस में? इसलिए लगाई हूँ पर्यावरण के लिए, क्योंकि इससे सांस मतलब खुली सांस ले सकते हैं, हवा मिलेगी, हम लोग को ऑक्सीजन की मिलेगी और बहुत तरह का हम लोग को फायदा है। सुबह घूमने हम लोग यहीं आते हैं मॉर्निंग वॉक में, तो हर तरह की हम लोग को सुविधा मिलेगी। नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। नवनियुक्त शिक्षकों की वेतन भुगतान समेत 9 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। संघ के जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि 3 महीने पहले नए शिक्षकों की स्कूलों में नियुक्ति हुई है, लेकिन उनके वेतन के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया जा रहा है। हम लोगों का शिक्षा विभाग से मांग है कि नए शिक्षकों के वेतन का संधारण कर वेतन की भुगतान किया जाए, साथ ही सभी प्रकार के एरिया को शामिल कर सभी शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी के साथ मई महीने के वेतन के भुगतान की जाए। 12 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके बेसिक ग्रेड के शिक्षकों को स्नातक ग्रेड वेतन मान में प्रोन्नति दिया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। आज हम लोगों ने पूरे बिहार में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया है। संघ द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बिहार के सभी जिला मुख्यालय पर विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। उसी निर्णय के आलोक में मुजफ्फरपुर में भी आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। मुख्य मांग हम लोग का है, जो नवनियुक्त शिक्षक है, लगभग 3 महीना से ऊपर पूरने जा रहा है,
उनकी वेतन भुगतान की प्रक्रिया अभी तक कोई उस पर प्रोग्रेस नहीं है। विभाग द्वारा कोई अभी तक उसमें दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। इसलिए हम लोग नवनियुक्त शिक्षकों की वेतन भुगतान का मांग करते हैं। ये तत्काल उनको जो है बैंक खाता अकाउंट विभागीय खुलवा करके और ईपीएफ अकाउंट खुलवा करके उनको सबसे पहले वेतन का फिक्सेशन किया जाए, उसके बाद अविलंब वेतन भुगतान किया जाए। और प्रमाण पत्रों की जांच के नाम पर वेतन भुगतान विलंब किया जा रहा है। जो प्रमाण पत्र की जांच हो रहा है, हम लोग मांग करते हैं कि उस प्रत्याशा में तत्काल एक एफिडेविट लेकर के उनको वेतन भुगतान प्रक्रिया किया जाए। दूसरा मामला है 15% वेतन बढ़ोतरी जो सरकार द्वारा पूर्व में तय किया गया था, उसको अंतर वेतन जो एरियर का भुगतान है अभी मुजफ्फरपुर जिला में नहीं हो पाया है, जबकि अगल बगल जिला मोतिहारी, शिवहर, वैशाली में भुगतान हो चुका है। और 3 महीने से मुजफ्फरपुर जिला में वेतन भुगतान शिक्षकों को नहीं मिल रहा है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिला समाहरणालय पर डीएम साहब को और इसका प्रतिलिपि शिक्षा विभाग के पदाधिकारी को भी दिया जा चुका है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।